नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के दैनिक क्विज में अलग अलग समाचार पत्र और पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वो एक हम आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ आज किसी एक महत्वपूर्ण तथ्य की भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सूचना है। मॉक टेस्ट श्रृंखला के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मॉक टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से आप अपनी जो भी तैयारी है उसका एक कह सकते हैं एक चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपकी समस्या है, कहाँ पर आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं, तो वो देखकर एक तरह सुधार हो सकता है। और बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस की तरफ से आप देखें 30 टेस्टों की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला है वो संचालित हो रही है। कुछ टेस्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी प्रमुख जो इसमें टेस्ट है वो बाकी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वीडियो का जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक दिया गया है। उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर जो आगामी मई 2024 की जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी की उसके संदर्भ में मॉक टेस्ट श्रृंखला में आप भाग ले सकते हैं। ये और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हमारे सेंटर है वहाँ पर दिए जा सकते हैं। साथ साथ इसमें जो पेपर है उसका लाइव रूप में अलग अलग फैकल्टी डिस्कशन करते हैं। साथ साथ जो भी हमारे टेस्ट में क्वेश्चन रहते हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है। तो अगर आपने अभी हमारी मॉक टेस्ट श्रृंखला को ज्वाइन नहीं किया है 2024 के प्रीलिम्स के लिए तो आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम में जो लिंक दिया गया है उससे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। चलिए आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के माध्यम से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी अगर हम एसबीआई की बात करें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सटीक है, यानी यहाँ पर हम प्रमुख रूप से सही कथन के संदर्भ में बात करेंगे। पहला, कुल संपत्ति के हिसाब से एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो कुल जो एसेट है उसके हिसाब से भारत का ये सबसे बड़ा बैंक है। पहला कथन सही है। एसबीआई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण से उभरा। देखिए प्रमुख रूप से अगर हम ब्रिटिश समय में देखें तो अलग अलग जो भी प्रिंसली स्टेट थे या कह सकते हैं जो ब्रिटिश प्रमुख रूप से जो प्रोविंस थे, तो जो एक तरह से प्रोविंशियल स्थिति, जैसे अगर हम बंगाल की एक तरह से बात करें या अगर हम मुंबई की बात करें, तो ऐसे जो राज्य थे ब्रिटिश समय में वहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं के लिए अगर हम देखें तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे स्थापित किए गए। यानी अगर हम तीन प्रमुख कह सकते हैं क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर ब्रिटिश राज्य का एक बड़ा व्यापार होता था। बाद में आप देखें तो 1921 में इन्हीं एक तरह से बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और 1955 में भारत सरकार की तरफ से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और नाम बदलकर क्या हुआ, एसबीआई। तो इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, एसबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित है और इसके नियामक ढांचे के तहत काम करता है। देखिए केवल एसबीआई नहीं, जो भी भारत में एक तरह से अगर हम बैंकों की बात करते हैं जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं या गैर अनुसूचित भी हैं तो आरबीआई के नियंत्रण में ही काम करते हैं। यानी अगर हम आरबीआई के प्रमुख रूप से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करें 1949 का, तो जो हमारा 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक काम करते हैं। उस आधार पर एसबीआई भी आप देखें इसमें अपवाद नहीं है। तो तीनों कथन यहाँ पर आपके एक तरह से सत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर है सही सी। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार अगर हम देखें तो एसबीआई वर्तमान में चर्चा में इसलिए है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में जो सूचना है वो सुप्रीम कोर्ट में देने के संदर्भ में एक विवाद हुआ जहां पर उसने समय सीमा बढ़ाने के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तरह से अपील करी कि इसे 30 जून तक बढ़ाया जाए, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अंतिम रूप में अगर हम देखें तो एसबीआई की तरफ से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा है वो एसबीआई ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। तो इसी आधार पर हमने एसबीआई के संदर्भ में ये प्रश्न आपसे पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं। देखिए खेलो इंडिया पहल की अगर हम बात करें 2017-18 में सरकार की तरफ से शुरू की गई। उद्देश्य ये था कि भारत में स्पोर्ट कल्चर उसको एक तरह से डेवलप किया जाए और इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक जैसे अलग अलग व्यवसाय की बात करते हैं तो जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ स्पोर्ट एक तरह से प्रोफेशन के रूप में उतना पॉपुलर नहीं है। कुछ राज्यों में जरूर इसे अगर हम देखें तो ये दिखाई पड़ता है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति नहीं है। तो भारत में स्पोर्ट कल्चर और इसे प्रोफेशन के रूप में एक बड़े पैमाने पर बच्चों में इसके लिए एक जागरूकता बढ़े और उसमें तो वो अपना भाग लेना आगे बढ़ाएं, इसके लिए सरकार की तरफ से खेलो इंडिया ये जो पहल है वो प्रमुख रूप से शुरू की गई। इसके संदर्भ में अलग अलग कथन को देखते हैं। पहला, खेलो इंडिया का लक्ष्य पूरे भारत में खेल बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करना। तो एक ये भी कोशिश है कि अगर हम खेलो इंडिया से लोगों को तैयार कर रहे हैं, बच्चे इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगा, तो उसके लिए जो आधारभूत ढांचा है जैसे स्टेडियम है या मान के चलिए जो कोर्ट है या अलग अलग जो उपकरण की आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूत की जाए। तो पहला उद्देश्य तो ये था ही। दूसरा, यह पहल पूरी तरह से क्रिकेट और हॉकी जैसे जो पारंपरिक खेल हैं उनको बढ़ावा देने पर केंद्रित है। देखिए ये गलत है।
क्योंकि इसमें आप देखें, जैसे अगर हम इसी साल जनवरी में देखें तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तमिलनाडु में, उसमें अगर हम देखें तो 26 अलग अलग जो खेल हैं उनको एक तरह से शामिल किया गया। और ध्यान दें कि इसमें जैसे अगर हम खो खो की बात करें या कलर पट्टर की बात करें या मलखम्ब की बात करें, तो इस तरह के जो हमारे सामान्य खेलों से अलग जो कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए खेल हैं उनको भी शामिल किया गया था। तो ऐसा नहीं कि क्रिकेट, हॉकी या एक तरह से तीरंदाजी या तैराकी यही खेल थे, ये खेल तो थे ही प्रमुख रूप से, लेकिन इसमें हम देखें अन्य प्रकार के खेल जिन्हें अगर हम अपने आसपास देखें तो सामान्य तौर पर हम खेलते हैं। जैसे अगर हम खो खो की बात करें तो यहाँ पर ये गलत है कि क्रिकेट, हॉकी जैसे जो परंपरागत खेल माने जाते हैं वही शामिल हैं। उनसे अलग जो हमारे कह सकते हैं कि ट्रेडिशन में, हमारे कल्चरल हेरिटेज में शामिल है, ऐसे खेलों को भी यहाँ पर एक तरह से शामिल किया गया है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, खेलो इंडिया में प्रतिभाशाली युवा एथलीटों के प्रशिक्षण और विकास को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शामिल है। तो इसमें अगर हम देखें, जो भी बच्चे एक तरह से सफल होते हैं या कह सकते हैं बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप के माध्यम से प्रशिक्षण अन्य प्रकार की जो स्थितियाँ वो सरकार के द्वारा मजबूत की जाती हैं। क्योंकि प्रमुख रूप से ऐसे खेलों के माध्यम से नए जो बच्चे हैं जो आगे चलकर भारत का स्पोर्ट्स में नाम एक तरह से रोशन करेंगे, उनके बारे में हमें सूचना मिलती है या उनका प्रदर्शन हम एक तरह से देख पाते हैं। तो ये आप ऐसा कह सकते हैं कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। तो इस आधार पर ये तीसरा कथन यहाँ पर सत्य है। 1 और 3 सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, कथन 1 और 3 सत्य है, दूसरा असत्य था। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर खेलो इंडिया के संदर्भ में, यहाँ पर अगर हम केंद्रीय मंत्री बात करते हैं जो युवा और खेल मामलों के संदर्भ में है, अनुराग सिंह ठाकुर, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि खेलो इंडिया जो 2017-18 की पहल है उसके माध्यम से भारत में खेलों के संदर्भ में जागरूकता बढ़ी है और साथ साथ स्पोर्ट्स के अलग अलग जो सेक्शन है या अलग अलग जो खेल विधाएँ हैं उसमें जो युवाओं का या बच्चों का पार्टिसिपेशन है वो मजबूत हुआ है। तो खेलो इंडिया एक मजबूत पहल के रूप में कहीं ना कहीं मानी गई है। देखिए, अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 और इस साल का अगर हम 24 का देखें तो वो तमिलनाडु में ऑलरेडी आपका आयोजित हो चुका है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आप देखें तो 2020, 22 और 23 में हुए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 20, 21, 23 और 24 में संचालित हुए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की अगर हम बात करें 2023 में इसका जो एडिशन है वो एक तरह से शुरू किया गया था, यानी ये पहली बार। तो ये अलग अलग तरीके से खेलो इंडिया के माध्यम से जो खेल है उनके आयोजित किए जाते हैं अलग अलग कह सकते हैं क्षेत्र में, युवाओं के आधार पर या यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, या अगर हम शीतकालीन खेलों के संदर्भ में देखें, या अगर हम बात करें जो भी एक तरह से हमारे पैरा एथलीट हैं उनके संदर्भ में। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से फिटनेस और स्पोर्ट्स के संदर्भ में स्थितियाँ मजबूत हो, खेलो इंडिया के माध्यम से यही एक प्रयास है। साथ साथ ये भी एक तरह से कोशिश है कि अलग अलग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या कह सकते हैं आधारभूत ढांचा या जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसको उच्चतम स्तर पर एक तरह से मजबूत किया जाए। और कोशिश ये है कि स्पोर्ट कल्चर भारत में डेवलप किया जाए, उसको लेकर ही प्रमुख रूप से जो खेलो इंडिया पहल है वो भारत में एक तरह से कार्य कर रही है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति समिति और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं? पहला, एमपीसी का प्राथमिक, यानी अगर मौद्रिक नीति समिति की बात करें, का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। देखिए, 2015-16 के संदर्भ में जब मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य यही था कि एक तरह से मुद्रास्फीति जो लक्ष्यीकरण है उसके लिए ये 6 सदस्यों की जो कमेटी है ये प्रमुख रूप से काम करे, जिसमें 3 अगर हम देखें तो आरबीआई के सदस्य होते हैं, यानी आरबीआई की तरफ से रहते हैं, जैसे गवर्नर है, एक डिप्टी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपर्ट होता है, साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और 3 अगर हम देखें तो भारत सरकार की तरफ से एक तरह से मनोनीत सदस्य होते हैं 4 साल के लिए। और यहाँ पर जो निर्णय होता है वो एक तरह से बहुमत के आधार पर होता है, और अगर मान लीजिए वोट बराबर हो जाते हैं तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनको निर्णायक या एक तरह से कास्टिंग वोट का अधिकार रहता है। और जब भी हम मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की बात करते हैं तो ध्यान रखें, प्रमुख रूप से जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसी को एक तरह से आधार बनाया जाता है, न कि थोक मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, एमपीसी सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में बेंचमार्क ब्याज दर, जिसे रेपो दर के रूप में जाना जाता है, निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो एमपीसी की बैठक में आप देखें रेपो दर को प्रमुख रूप से एक निर्धारित किया जाता है, इसको बढ़ाना है, घटाना है या स्थिर रखना है, क्योंकि रेपो दर पर आप देखें कि बाजार की जो ब्याज दरें हैं, जैसे बैंक दर है, वो आधारित होती है, और बैंक दर पर बाजार की प्रमुख रूप से जो ब्याज दरें हैं वो कहीं ना कहीं आधारित होती हैं। रेपो दर के आधार पर ही अगर हम देखें तो एमएसएफ, साथ साथ अगर हम बात करते हैं एसडीएफ की, या अगर हम रिवर्स रेपो की बात करें तो उनका एक लिंक रहता है।
तो इसी आधार पर रेपो दर को माना जाता है कि ये इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र पॉलिसी दर है। तो ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण में एक बड़ा हथियार माना जाता है। यानी अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है, मूल्यों की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर रेपो दर को बढ़ाकर ब्याज दर बढ़ाई जाती है, जिससे बाजार में जाने वाली मुद्रा कम हो। तो ये रेपो दर के परिवर्तन के आधार पर किया जाता है और एमपीसी इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। और आप देखें कि हर 2 महीने में इसकी बैठक होती है। वैसे नियम ये है एमपीसी का कि वर्ष भर में कम से कम 4 जरूर बैठक होनी चाहिए। वैसे इस समय हर 2-2 महीने पर यानी कितनी बैठक होती हैं? 6। तो यहाँ पर दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य वर्तमान में ±2% के सहनशीलता बैंड के साथ 4% है। तो टारगेट आप देखें 4% है और ये टारगेट प्रमुख रूप से आप देखें सरकार 5 साल के निर्धारित करती है। तो प्रमुख रूप से ये टारगेट अगर हम देखें तो भारत सरकार की तरफ से 5 साल के लिए अभी जो है वो 4% का ही है, लेकिन इसमें 2% बढ़कर मैक्सिमम 6% और 2 घटकर, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर गिरावट एक तरह से अगर आ जाए तो वो आपका गिरकर कितना हो सकता है? 2। तो 4% का औसत बनाना है। अधिकतम जायज 6, न्यूनतम 2, इस बैंड में एक तरह से बनाकर रखना होता है। और किसके साथ में? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो तीसरा कथन सत्य, तीनों सत्य, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी। कथन 1, यहाँ पर हमारा कथन जो उत्तर है वो डी हो जाएगा। करेक्शन कर लीजिएगा, सी नहीं, उत्तर हमारा डी है, क्योंकि उपरोक्त तो सभी कथन यहाँ पर सही हैं। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं। अब प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार अगर हम देखें तो ये इन्फ्लेशन के यानी मुद्रास्फीति के संदर्भ में है और माना जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो 501% के स्तर पर अगर बना हुआ है। अगर हम आंकड़े को देखते हैं फरवरी के संदर्भ में, और आप देखिए हमारे लिए अपर बैंड की लिमिट कितनी है? 6। वैसे रखना कितना है? 4% तक। तो 6% से तो कम है, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति ये 6 के नीचे तो जरूर है, लेकिन अगर हम फूड प्राइस यानी खाद्य वस्तुओं के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति वो थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पर अगर हम फूड प्राइसेस की बात करें तो ये माना जा रहा है कि जनवरी में, यानी जनवरी महीने में जो 8.3 था, ये बढ़कर अगर हम फरवरी में देखें तो 8.66 हो गया है। तो समस्या का बिंदु यही है कि जो खाद्य वस्तुओं उनकी मुद्रास्फीति ज़्यादा हो रही है। तो ओवरऑल मुद्रास्फीति नियंत्रित जरूर है 6 के नीचे 5.1 पर अगर हम फरवरी की बात करते हैं, लेकिन जनवरी से फरवरी महीने में खाद्य मुद्रास्फीति की एक वृद्धि हुई है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति बनती है और इसी आधार पर हमने जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है और एमपीसी उसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा। चौथा प्रश्न देखते हैं, ये भी कुछ हद तक मुद्रास्फीति के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य मुद्रास्फीति से तात्पर्य एक विशिष्ट अवधि में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से है। देखिए, जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को एक तरह से मापा जाता है तो वहाँ पर आप देखिए अलग अलग तरह की वस्तुएं रखी जाती है, उसमें खाद्य और पेय पदार्थ भी शामिल हैं। अन्य प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं रहती हैं, ऊर्जा के जो साधन है वो, तो अलग अलग कह सकते हैं वस्तुओं की कैटेगरी उसमें एक तरह से शामिल होती है। उस आधार पर आप देखें तो खाद्य और जो पेय पदार्थ हैं वो भी यहाँ पर शामिल रहते हैं और विशेष अवधि में देखा जाता है कि इस पर जो व्यय हो रहा है उसमें किस रूप में एक वृद्धि हो रही है, क्योंकि उपभोक्ता का जो व्यय होता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रमुख रूप से मापा जाता है। तो पहला कथन सत्य है, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान देने वाले कारकों में कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल मौसम की स्थिति भी शामिल है। तो ये बड़ा कारक है। जैसे मान लीजिए अगर एल नीनो वर्ष है तो उस साल मानसून थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। मानसून अगर कमज़ोर हुआ तो कृषि उत्पादन की जो स्थिति है उसमें एक तरह से आपको गिरावट दिखेगी। उस आधार पर आप देखें वस्तुओं की यानी कृषि उत्पाद की जो सप्लाई है वो कम होगी, तो मूल्य वृद्धि हो सकती है। और खाद्य कृषि वस्तुओं का मूल्य बढ़ना, खाद्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि और फिर ओवरऑल जो मुद्रास्फीति होती है उसकी वृद्धि होती है, क्योंकि कुल मुद्रास्फीति जो हम निकाल रहे हैं उसमें खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति भी शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो भी मौसम के संदर्भ में एक अस्थिरता अगर होती है तो कृषि उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है वो खाद्य मुद्रास्फीति पर भी प्रभाव डालेगा। तीसरा, कृषि उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध लगाकर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, ये सरकार ने कई बार किया। जैसे अगर हम प्याज के संदर्भ में देखें तो प्याज का जो एक्सपोर्ट है उसको सरकार ने कुछ समय के लिए रोका। साथ साथ अगर हम चावल के संदर्भ में देखें उसके एक्सपोर्ट को लेकर, गेहूं के एक्सपोर्ट को रोकने के संदर्भ में, क्योंकि इनके मूल्यों में कुछ वृद्धि भारत में दिखी। तो जब भी सरकार को ऐसा लगता है तो एक्सपोर्ट को रोककर भारत में जो घरेलू आपूर्ति है उसको बढ़ाया जाता है और इस आधार पर हम एक तरह से खाद्य वस्तुओं की जो मूल्य वृद्धि है उसको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। तो निर्यात प्रतिबंध एक कह सकते हैं उपाय के रूप में होता है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सत्य है, तीनों सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी। 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। और प्रश्न का यहाँ पर आधार अगर हम देखें तो हमारी पिछला जो प्रश्न था उसकी जो समाचार था उसी से लिंक है कि ओवरऑल मुद्रास्फीति तो 5.1 है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है।
तो जनवरी से फरवरी में ये आप देखें कि इसका एक इंक्रीज़ हुआ है, जो हमने पिछले प्रश्न में देखा कि 8.3 से 8.66। तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से माना यह जा रहा है कि जो भी एक तरह से खासतौर से अगर हम सब्जियों की बात करें, उनके मूल्यों में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। ये एक बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर परिवर्तन है। यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भी एक तरह से कहा जा रहा है कि जो फूड प्राइस का इंडेक्स है वो जनवरी से अगर हम यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में देखें तो 9% की जगह पर 9.2 तक हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें 8.2% का हिस्सा है वहाँ पर है प्रमुख रूप से, जबकि मार्च में अगर हम देखें तो ये 5.1 से 5.2 की रेंज में एक तरह से था। यानी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में मूल्य वृद्धि एक तरह से ज़्यादा है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि माना यह जा रहा है कि जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन अगर आपको निकालनी है तो जिन वस्तुओं के मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन होता है, अगर उसको अलग कर दे तो बचा हुआ भाग कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। भारत में खाद्य वस्तुएं और एक तरह से अगर हम ऊर्जा साधनों की बात करें, खासतौर से अगर हम पेट्रोल डीजल के मूल्यों के संदर्भ में देखें, तो वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि फूड और एनर्जी को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर जो भी कोर इन्फ्लेशन है वो अभी 4% के एक तरह से नीचे है। यानी प्रमुख रूप से खाद्य वस्तु और जो कह सकते हैं कि ऊर्जा के साधन है वहीं पर एक मूल्य वृद्धि है, अन्य क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में उतनी मूल्य वृद्धि नहीं है। तो कोर इन्फ्लेशन का नियंत्रित होना ये भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर स्थिति को दिखाता है। तो रिटेल इन्फ्लेशन के संदर्भ में स्थितियाँ थोड़ी सी नियंत्रित जरूर है, लेकिन ध्यान रखें खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। दूसरे चरण में आ जाते हैं, यानी दूसरे भाग में डेली क्यूज में अगर हम देखें तो ये हमारा एक तरह से प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्षों में यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका एक प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2011 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने यहाँ पर चुना है। प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? अगर हम फंडामेंटल एक तरह से ड्यूटी की बात करें तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना यानी साइंटिफिक टेम्पर ये शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी शामिल है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो BCD तीनों अगर हम देखें तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य में एक तरह से शामिल है। लोक चुनाव यानी जब चुनाव की स्थिति उसमें मतदान करना ये एक मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं है। तो इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है ए। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में आ जाते हैं और आज के तथ्य की हम चर्चा करते हैं। और आज हमने यहाँ पर चर्चा के लिए लिया है माइक्रो प्लास्टिक। देखिए, प्लास्टिक के संदर्भ में तो आप सभी जानते हैं कि ये प्रदूषण के संदर्भ में एक बड़ा कह सकते हैं एक संकट पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था एक तरह से देख रही है, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था में आप देखें एक तरह से प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ाया गया। इसीलिए मैंने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का पर्यावरण उसको प्लास्टिक के रूप में एक बड़ा यहाँ पर प्रदूषण का एक साधन उपलब्ध कराया है। और सामान्य जो प्लास्टिक यानी अगर हम एक तरह से मान लीजिए किसी बड़ी बोतल की एक तरह से बात करते हो तो इस तरह की जो बोतल यहाँ पर है वो तो मान लीजिए एक बड़ा प्लास्टिक का भाग है जिसे आसानी से हम रिकवर करके कहीं ना कहीं प्रदूषण की स्थिति में रोक सकते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक जब जल के संपर्क में है तो माना जाता है कि इसका हिस्सा टूटता जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो माइक्रो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के जो क्लासिफिकेशन है, जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि ये 5 मिलीमीटर से का यानी इसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है 5 मिलीमीटर से। अगर मैक्रो की बात करें तो ये आपका 2.5 सेंटीमीटर से जो स्थिति है। मीसो की अगर हम बात करें 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर और मेगा 1 मीटर से ऊपर, जैसे यहाँ पर आप देखें ये सामान्य जो प्लास्टिक है ये कुछ छोटे कह सकते हैं, इसकी तुलना में थोड़ा छोटा, और ये और बारीक, और ये सबसे बारीक, जिससे आप कह सकते हैं कि नेक डाई से बहुत कह सकते हैं मुश्किल से देख पाते हैं। तो प्लास्टिक धीरे धीरे आप देखेंगे टूट फूट के अंतिम रूप में बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, वो माइक्रो प्लास्टिक यानी 5 मिलीमीटर का जो आकार है उससे नीचे की स्थिति में चले जाते हैं। और ऐसे माइक्रो प्लास्टिक के संदर्भ माना जाता है कि वो ज़्यादा एक तरह से हमें हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप में ये कहीं ना कहीं एक तरह से मानव के शरीर में या कह सकते हैं कि फूड चेन के माध्यम से लोगों के शरीर में पहुंच रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो समाचार है, माइक्रो प्लास्टिक अगर हम देखें तो एक तरह से ह्यूमन जो प्लेसेंटा है उसमें इसके अवशेष देखे गए हैं। यानी बच्चे के जन्म के बाद जो प्लेसेंटा की स्थिति है, यानी बच्चे के प्रारंभिक जो एक तरह से गर्भ की स्थिति बन रही है, वहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों के प्लेसेंटा में एक तरह से यानी बिल्कुल प्रारंभिक जन्म की जो स्थिति है वहाँ पर अगर आपको माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारी पूरी फूड चेन में बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव बढ़ गया है। इसीलिए इसके नियंत्रण को लेकर काम करने की जरूरत है। तो माइक्रोप्लास्टिक का भाग आप देखें, सामान्य तौर पर जो प्लास्टिक एक तरह से समुद्री भाग में या भी जो जलीय संसाधन है वहाँ पर जब पहुँच जाता है तो यूवी रेडिएशन के माध्यम से आप देखिए डिग्रेड होता है, और उस आधार पर आप देखें इसमें से बारीक जो कण है जो 5 मिलीमीटर से नीचे के आकार तक रहते हैं वो माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जो जल संसाधन है उसमें पहुँचते हैं।
और इनके माध्यम से आप देखें मछलियों से, और मछलियों के माध्यम से आप देखें हमारी भोजन की जो श्रृंखला है, जो फूड चेन है, वहाँ पर हमारे पास पहुँचते हैं। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारे जो उद्योग हैं उनके माध्यम से माइक्रो प्लास्टिक आता है। पर्सनल हाइजीन, खासतौर से हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें बड़े पैमाने पर आप देखें एक तरह से माइक्रो प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। साथ साथ जो भी कपड़ों को धुला जा रहा है, तो जो भी आप कह सकते हैं कि सीवर के माध्यम से जो पानी पहुंच रहा है जल संसाधनों में, अगर ट्रीट नहीं किया जाता है तो वहाँ पर भी माइक्रो प्लास्टिक का एक बड़ा अंश रहता है। तो सीधे तौर पर आप देखें कि मछलियों के माध्यम से ऐसा नहीं कि मानव पर प्रभाव पड़ेगा। मानव तो मान लीजिए मछली को अगर खपत करता है तो वो माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम कर ही रहा है, लेकिन जो यहाँ पर एक तरह से वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है, उनको भी एक तरह से संकट की स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पानी, या मान के चलिए मछली, जो भी इस तरह के भोज्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ के रूप में मान लीजिए पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो चाहे पक्षियों की बात करें या बड़े जो भी स्तनधारी हैं, वो सीधे माइक्रो प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हैं, और उस आधार पर उनके कहीं ना कहीं उनकी जो मृत्यु है, उनके जो जन्म की स्थिति हैं या जो प्रजनन की स्थिति है, सभी में एक तरह से बाधाएं पड़ेंगी। तो उस आधार पर आप देखें, ऐसा नहीं केवल मानव जीवन के साथ में जो वन्य जीव है वहाँ पर भी स्थितियाँ माइक्रो प्लास्टिक से ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि वहाँ पर आसानी से इलाज कर पाना या उनकी पहचान कर पाना वो संभव नहीं है, और हो सकता है कुछ प्रजातियाँ उससे धीरे धीरे विलुप्त हो जाएँ। क्योंकि ध्यान रखें, जो माइक्रो प्लास्टिक है तो जो भी एक तरह से सबसे छोटे स्तर पर, यानी खाद्य श्रृंखला में जो सबसे छोटा भाग है, उसमें अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से माना जाता है प्लैंकटन रहते हैं। तो प्लैंकटन एक तरह से सबसे ज़्यादा जो भोजन का भाग है उसको कंज्यूम करते हैं। तो प्लैंकटन का हिस्सा सबसे माइक्रो कह सकते हैं भाग है जो फूड चेन में है, उसको एक तरह से छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, और फिर हमारे पास पहुँचता है। तो प्लैंकटन एक तरह से आप देखें माइक्रो प्लास्टिक को प्रमुख रूप से यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, और वो हमारे लिए खतरे की स्थिति को दिखाता है। अगर कुछ आंकड़े देखें तो माना जाता है कि लगभग 131 लीटर अगर मान के चलिए बोतल वाला पानी पीते हैं तो 16,000 माइक्रो प्लास्टिक हर साल हम एक तरह से शरीर में अपने पहुंचा रहे हैं। भारत में अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 1 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा पर डे हमारे यहाँ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलता है। उसमें से माना यह जाता है कि जो प्लास्टिक का यानी 9,250 वो एक तरह से रिसाइकिल करने की स्थिति में, लेकिन बड़े पैमाने पर रिसाइकिल नहीं हो पाता है। साथ साथ ये भी अगर हम देखें तो माइक्रो प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है, भारत में औद्योगिकरण की जो स्थिति बढ़ी है वो इसका एक बड़ा कारण है। साथ साथ प्लास्टिक की खपत बढ़ी है, साथ साथ जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उपयोग के बाद वो बढ़ा है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि जो भी भारत की कोस्टलाइन है और जो नदियाँ हैं उसका जो जाल है वो भी माइक्रो प्लास्टिक को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि स्थल भाग से आप देखें जो भी नदियाँ हैं वो माइक्रो प्लास्टिक या प्लास्टिक का हिस्सा समुद्र में पहुँचाती हैं। तो हमारी तटरेखा आप देखें लंबी है, तो 7500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी तटरेखा है। तो स्थल भाग से जो भी जल संसाधन है वो माइक्रो प्लास्टिक को पहुंचा रहे हैं, कहाँ पर? समुद्र में। तो ये हमारे जो कह सकते हैं मैरीन एक तरह से हमारा इकोसिस्टम है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। गंगा यमुना जैसी अगर हम नदियों के इकोसिस्टम में देखें, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर माइक्रो प्लास्टिक का एक तरह से लोड है। सी फूड जो भी एक तरह से है, वहाँ पर एक तरह से वो सी फूड के माध्यम से ह्यूमन जो एक्सपोजर है वो माइक्रो प्लास्टिक का बढ़ता जा रहा है। भारत की तरफ से आप देखें 2021 में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 लाया गया था, एक तरह से अगर हम यहाँ पर एक तरह से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के जो मंत्रालय है, तो यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 2021 का ये जो रूल था उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एक तरह से 2022 तक बंद करने की बात की गई। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो प्लास्टिक के कैरी बैग हैं उसमें आप देखें 50 से 75 माइक्रोन, फिर 120, और बाद में दिसंबर यानी अगर हम 2022 दिसंबर 31 की बात करें तो 120 माइक्रोन तक की लिमिट एक तरह से कर दी गई। यानी इससे जो पतला एक तरह से आपका यहाँ पर कैरी बैग है प्लास्टिक के, वो यूज़ करने की स्थिति नहीं है। तो सरकार ये जा रही है कि बहुत बारीक एक तरह से जो प्लास्टिक कैरी बैग है वो उपयोग न किए जाएँ। तो सरकार की तरफ से उपाय जरूर है, लेकिन आप भी देखते हैं कि अपने आसपास प्लास्टिक को लेकर अलग अलग राज्यों में बैन है, लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। तो अगर हम प्लास्टिक यानी माइक्रो प्लास्टिक जो धीरे धीरे हो रहा है उसके संदर्भ में अपने संरक्षण की स्थितियों को बढ़ाना चाहते हैं तो जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। सरकार के जो नियम है उनको एक तरह से मजबूत करना पड़ेगा इसके नियंत्रण को लेकर। तो माइक्रो प्लास्टिक के संदर्भ में आज के हमारे तथ्य के साथ ही हमारा जो दैनिक क्विज है उसको हम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। दैनिक क्विज के संदर्भ में हमारी जो पहल अगर आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक जरूर करें, और जो बच्चे नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के जो दैनिक क्विज है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल दैनिक क्विज के नए अंक में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।